नमस्कार मित्रों, कायाकल्प रसायन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जस्ते की भस्म बनाने की एक नई विधि बताने जा रहा हूं, जिससे तांबा भी रंगीन होता है और नीले पारे की गोली भी इसमें पक जाती है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको कहां से शुरू करना है। सबसे पहले हम ये जिंक मेटल लेते हैं, जो कि ये लैब ग्रेड का है, आप देख सकते हैं। ये जिंक मेटल ग्रेन्यूल्स है और इसको मैं लूंगा 400 ग्राम। तो सबसे पहले हम इसको 0 कर देते हैं। ये 0 हो चुका है और अब हम इसका जिंक मेटल का वजन करेंगे। तो ये 400 ग्राम हो चुका है। जिंक मेटल लिया है 400 ग्राम और इसको डालना है लोहे की कढ़ाई में। और मैं इसको डायरेक्ट ले रहा हूं, आप इसको डायरेक्ट नहीं लें, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए कर रहा हूं। इस जिंक को कम से कम 3 या 4 बार गला गला कर आप तेल में भुजाएं, तब जाकर ये साफ होगा। 3 या 4 बार आप कर लें तेल में। यहाँ तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट लेके कर रहा हूँ काम को, क्योंकि आपको प्रयोग करके दिखाना है, इसलिए। इसको लोहे की कढ़ाई में डाल दो। ये मैंने एक लोहे की कढ़ाई में इसको जिंक को डाल दिया है, जस्ते को डाल दिया है। और अब मैं लूंगा सल्फर पाउडर, मतलब गंधक। ये आप देख सकते हैं, ये लैब ग्रेड का पाउडर है। सल्फर पाउडर इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये 500 ग्राम का डिब्बा है। और इसमें से मैं 400 ग्राम सल्फर लूंगा पाउडर। अब इसमें डाल दो 400 ग्राम। अब ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने 0 कर रखा है। अब इसमें सल्फर पाउडर का वजन करेंगे और आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद ही प्रयोग करें। कई लोगों ने मेरे को ये भी शिकायत की है कि वो बेलपत्र से हमसे वो जस्ते का भस्म नहीं बना। अब वो मैंने वीडियो में सारा करके भी दिखा दिया है, सब कुछ करके आपको दिखाया है। और इतना सरल प्रयोग है, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है। इसलिए मैं कहता हूं पूरा वीडियो देखें, उसके बाद प्रयोग करें। अब इतने सरल प्रयोग को भी नहीं कर पा रहे, जस्ते जैसी भस्म को भी कई लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूं। अब आपको घर आके थोड़ी सिखा सकता हूं, वीडियो देख के ही आपको करना पड़ेगा। तो ये 400 ग्राम हो चुका है सल्फर पाउडर, और इसको हम अलग ही रखेंगे, कटोरे में ही रखेंगे। अभी इसको डालना नहीं है। अब इसमें हमको एक गैस भट्टी की आवश्यकता होती है। ये जो जिंक मैंने ले रखा है कढ़ाई में, इसको हम भट्टी पे चढ़ाएंगे, क्योंकि इसको जस्ते को पिघालना बहुत जरूरी है। और एक आप मोटी सी लकड़ी ले लें, जो कोई सी भी लकड़ी हो सकती है, नीम की, बम्बुल की, पलाश की, बेलपत्र की, कोई सी भी आप एक लकड़ी ले लें। और लकड़ी हमको इसलिए लेनी है कि ताकि हम इसको चला सके। तो अब आगे की विधि शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं यही कहूंगा कि किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी है, बार बार प्रयोग करने से ही हाथ बैठता है। एक बार में कोई भी प्रयोग सक्सेस नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 या 2 बार प्रयोग कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 बार कर लेते हैं और थक हार कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। और जिन लोगों से जस्ते की भस्म नहीं बनी है बेलपत्र के द्वारा, वो 2, 4, 5 बार प्रैक्टिस करें, बन जाएगी। क्योंकि जस्ते से 5 गुना बेलपत्र लग जाता है, तब जाकर वो जस्ते की भस्म सही तरीके से बनती है। और वो भस्म भी तांबे को भी रंगती है और नीले पारे की गोली भी पकती है। और अब जो भस्म बनाने जा रहे हैं, ये भी तांबे को रंगीन करती है और नीले पारे की गोली भी इसमें पक जाती है। तब आगे की विधि मैं शुरू करता हूं। तो अब ये कोयले वाली भट्टी मैंने चालू कर दी है और इसमें अब ये पत्थर वाले कोयले डाल रहे हैं, जिसको हम चाइना गिट्टी कहते हैं। अगर आपके पास भी कोयले वाली भट्टी है तो उसमें चाइना गिट्टी का प्रयोग करें। और सबसे नीचे लकड़ी के कोयलों का प्रयोग करें। पहले लकड़ी के कोयले जलाएं, उसके बाद चाइना गिट्टी ऊपर से डाल दें। इस भट्टी का टेम्परेचर 1100 से 1200 डिग्री है और जो मेरी बड़ी भट्टी है उसका टेम्परेचर 1800 से 2000 डिग्री का है। वो अभ्रक सत्तू निकालने की है, ये मेटल गलाने की है। तो इस पर हम ये जस्ते की भस्म बनाने वाले हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं।
आप पूरा वीडियो देखें। ये लोहे की कढ़ाई रख दी है जिसमें जस्ता डाला हुआ है और ये ब्लोवर चालू है इलेक्ट्रॉनिक वाला हवा देने के लिए। और आप वीडियो को ध्यान से देखें, कभी भी आप जल्दबाजी नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। और मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं। अगर मान लो उसके बाद भी आप नहीं कर पाते हैं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और मेरा एक विशेष निवेदन और है कि आपका प्यार और सहयोग इसी प्रकार मेरे साथ बना रहे और मेरा भी प्यार आप लोगों के साथ बना रहे, ऐसी ही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप लोगों को मैं दिल से लाइक करता हूं और आप भी मेरे को दिल से लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। ये आपका प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका है। जब आप लाइक करते हैं तो ये आपके प्रेम को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। और आप चाहे तो गाली भी दे सकते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ गाली देना ही जानते हैं। तो मेरा कमेंट बॉक्स चालू है, आप अगर गाली देना चाहे तो गाली भी दे सकते हैं, उनका भी स्वागत है। गाली देने वाले का भी स्वागत है और जो नहीं देने वाले हैं उनका भी स्वागत है। सभी लोगों का स्वागत है, अच्छे बुरे सभी लोगों का स्वागत है। तो आप वीडियो को देखते रहें। अभी गंधक की इसमें चुटकियां डाली जा रही है और लोहे की जो चम्मच है बड़ी वाली उससे इस जस्ते को चलाया जा रहा है। और एक पंखा भी मैंने यहाँ पर लगा रखा है बड़ा वाला, ताकि धुआं खुद की तरफ ना आए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो गंधक का धुआं है ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए आप भी एक पंखा टेबल फैन चला के जरूर रखें जिससे धुआं आपकी तरफ नहीं आए। ये आपको विशेष सावधानी रखनी है। बाकी तो मैं सब कुछ आपको करके दिखा रहा हूँ वीडियो में, आप देखते रहें और सीखते रहें। यहाँ पर आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जा रहा है और दिल खोलकर सिखाया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, ऐसे लेके जेड तक कैसे आप बाजार कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, जो लोग कीमिया करते करते बहुत बर्बाद हो चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, ताकि आपके लिए एक इनकम चालू हो जाए। ये आपके लिए एक इनकम का सोर्स है, ऐसा मान के चलिए। जो कीमियागर लोग कीमिया में बर्बाद हो चुके हैं उनके लिए ये इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। आप ये पारे की गोली बना के पका के उसको बेच सकते हैं। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको बहुत सारा इसमें लॉस हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा निवेदन है उन सब लोगों से, आप ये नीले पारे की गोली बनाएं और जस्ते के धागों में पकाएं और आप उसको सेल कर सकते हैं। आप पूरा प्रयोग देखें। ये गंधक का धुआं निकल रहा है यहाँ से और इस धुआं से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये फेफड़ों में गई तो फेफड़ों को ये डैमेज करती है। गंधक का धुआं हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए आप इससे बचें। एक पंखा चालू करके रखें। अभी गंधक की चुटकियां डाली जा रही है इसमें बार बार और इसको चलाया जा रहा है। ये जो धुआं निकल रहा है यहाँ से ये गंधक का ही धुआं है। आप देखते रहिए। गंधक इसमें जल भी रही है, धुआं भी दे रही है और इस गंधक की लाग से ये जस्ते की भस्म यहाँ पर तैयार हो रही है। लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और आपका भी प्यार और सहयोग बना रहे। अब इसको जस्ते को रगड़ा जा रहा है। ऐसे करते करते पूरा जस्ता पाउडर में तब्दील हो जाएगा, मतलब इसकी एक भस्म तैयार हो जाएगी। फिर इसको एक बार बारीक पीस कर कपड़ छान भी कर देना है। अब कुछ ही देर में ये भस्म बन के तैयार होने वाली है। कहीं कहीं ये जस्ता धुआं भी दे रहा है, ये भी सब बंद हो जाएगा थोड़ी ही देर में।
इस तरीके से ये जस्ते की भस्म बन चुकी है। जैसा कि आप इसमें कढ़ाई में देख रहे हैं, इस तरीके से ये भस्म तैयार हो चुकी है। अब इसको कपड़े से भी छाना जाएगा और मैं चाहता हूं कि इसी वीडियो में आपको पूरी विधि बता दूं, तो आप लास्ट तक बने रहें। अलग अलग वीडियो बनाने से क्या है, विधियां इधर उधर हो जाती है और फिर लोगों को मिलती नहीं है, यूट्यूब पर ढूंढते रह जाते हैं। तो ये भस्म इस तरीके की तैयार होती है। तो इसको बारीक पीसना है और कपड़ छान करके एक डिब्बे में इसको रख लेना है। तो मित्रों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जस्ते की भस्म बनकर तैयार हो चुकी है, और इसमें आपको एक सावधानी और भी रखनी है। जब आप इसको भट्टी पे रखकर जस्ते को गलाएंगे तो टेम्परेचर इतना ही रहे जिससे जस्ता सिर्फ गलता हुआ रहे। ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप देंगे तो आपकी जस्ते की भस्म खराब हो सकती है। इसलिए आपको इसमें 500 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं देना है। 500 या 550 तक आप टेम्परेचर दे सकते हैं। टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर जस्ता जल गया तो आगे ये आपकी भस्म काम नहीं करेगी। तो एक बार फिर से समझ लें, टेम्परेचर इतना ही देना है जिसमें जस्ता गलकर पानी की तरह रहे और जस्ता जमे भी नहीं। सिर्फ इतना ही टेम्परेचर देना है और बाकी सारा काम गंधक कर देती है, और जैसे ही गंधक जाती है तो ये भी जस्ते का टेम्परेचर डाउन कर देती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी इसमें चाबी चूबी कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सारी बात बता दी है कि ये जस्ते की भस्म बननी कैसे है, सावधानी भी आपको बता दी है। अब ये जस्ते की भस्म बनकर कंप्लीट हो चुकी है, इसको आपने सुरक्षित डिब्बे में रख लिया है। अब मैं आपको पारे की गोली बनाने की विधि और उसको पकाने की विधि और उसको बाजार करने की विधि, ये सारी इसी वीडियो में बता रहा हूँ, और आप पूरे वीडियो में बने रहें और ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुने। अब आपको क्या करना है, नाइट्रिक एसिड से शुद्ध किया हुआ पारा लेना है, और नाइट्रिक एसिड से शुद्ध करने के बाद 7 दिन में अमोनिया में रखा हुआ भी होना चाहिए, वरना ये पारा आपका भूखा नहीं होगा। अमोनिया भी थोड़ा बहुत पारे को भूखा कर देता है, इसलिए सबसे पहले आप नाइट्रिक से पारे को शुद्ध करें, उसके बाद 7 दिन अमोनिया में रखें, और अमोनिया में से निकालकर पारे को आप साफ पानी से धो लें। उसके बाद ही आप आगे इस पारे को गोली बनाने के काम में लें। अब आपको क्या करना है, 50 ग्राम आपको पारा लेना है, जो मैंने अभी आपको बताया शुद्ध वाला। ये 50 ग्राम पारा आपको लेना है, और आपको 100 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, और ये लैब ग्रेड का ही लेना है। ये बाजार से जो पंसारी की दुकान वाला होता है उसको आप कभी भी ना लें, क्योंकि उसमें मिलावट आती है, अशुद्ध होता है और आपका प्रयोग फैल हो सकता है। इसलिए आपको मर्ग कंपनी का कॉपर सल्फेट लेना है। तो 50 ग्राम आपका पारा हो गया और 100 ग्राम कॉपर सल्फेट हो गया, और 25 ग्राम इसमें अमोनियम क्लोराइड भी लगने वाला है। तो आप 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड भी ले लें, और सबको अलग अलग पीस के रखें। कॉपर सल्फेट को अलग पीस कर रख लें, अमोनियम क्लोराइड को अलग से पीस कर रख लें। अब एक आप लोहे की कढ़ाई ले लें, जिसमें कम से कम 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी आ सके, इतनी कढ़ाई होनी चाहिए। सबसे पहले आप नीला तोता को बारीक पीस कर कढ़ाई में बिछा दें, और उसमें एक उंगली से गड्ढा कर दें, उसके अंदर आप पारे को डाल दें। पारे के ऊपर आप 25 ग्राम जो नौसादर पिसा हुआ है उस नौसादर को भी उसके ऊपर रख दें, और अब इसके ऊपर आप 2 लीटर मीठा पानी डाल दें, और इसको गैस चूल्हे पर रख के और बढ़िया से इसको पकाएं। बहुत बढ़िया इसमें उबाल आना चाहिए, और इसको आप लगभग 1.5 घंटा तक पकाएं, और एक नीम की लकड़ी से इसको चलाते रहें। अगर नीम की लकड़ी आपको नहीं मिलती है, आप दूसरे देश में रहते हैं, तो आप कोई और वृक्ष की टहनी लेकर उसको चला सकते हैं। कोई भी पेड़ की लकड़ी लेकर, गीली लकड़ी होनी चाहिए, उससे आप इसको चलाते रहें, रगड़ते रहें। तो 1.5 घंटा में ये सारा पारा मक्खन बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद सारा पारा एक खरल में निकाल कर इसको गर्म पानी से रगड़ रगड़ के इसको खूब धो देना है। अब धोने के बाद आपको क्या करना है, जब इसकी कालिख पूरी निकल जाए धोते धोते, तो आपको नींबू के रस में इसको
1 घंटा तक खरल करना है और नींबू का रस एक स्टील के पात्र में गर्म करके लेना है। ठंडा नींबू का रस आपको काम में नहीं लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। 1 घंटा जब आप नींबू के रस में कर लेंगे खरल, तो ये पारा टाइट होना शुरू हो जाता है। कई बार तो ये आधा घंटे में ही टाइट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपको लगे कि पारा टाइट होना शुरू हो चुका है, उसी समय आप इसकी 10-10 ग्राम की गोलियां बनाकर एक चीनी की प्लेट में रख दें। 12 घंटे में ये सब गोलियां ऑटोमेटिक हवा लगते ही सख्त हो जाती है। अब इन गोलियों को आप सुरक्षित रख लें, ये गोलियां जस्ते के दाबू में पकेगी। अब आपको क्या करना है, जो आपने जस्त का दाबू बनाया है, और ये दाबू आप दोनों प्रकार का ले सकते हैं। बेलपत्र से जो जस्ते का दाबू बनता है वो भी इसमें काम देता है, और जो अभी मैंने आपको गंधक से बनाकर बताया है वो भी इसमें काम देता है। अब मर्जी आपकी है कि आप इसमें कौन सा जस्ते का दाबू काम में लेना चाहते हैं, तो कोई सा भी आप दाबू काम में ले सकते हैं। और बेलपत्र से आपको कैसे बनाना है वो भी आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। 1 किलो आप शुद्ध जस्ता ले लें जो 7 बार तेल में भुजाया हुआ हो, उसको लोहे की कढ़ाई में डालें और भट्टी के ऊपर चढ़ा दें। अब 5 किलो ताज़ा बेलपत्र कैंची से काट काट कर अलग रख लें, उसमें से थोड़ा थोड़ा बेलपत्र डालते रहें और बेल की लकड़ी से ही उसको चलाते रहें। और ये 5 किलो पत्ते आपको पूरे इस जस्ते में ख़त्म कर देने हैं, जला देने हैं। ऐसा करते करते 2.5 घंटे में ये जस्ते की भस्म बनकर तैयार होती है, जो कि ब्लैक कलर में होती है। अब इस भस्म को पानी से आप 4-5 बार धो लें तो ये साफ़ सुथरी हो जाती है, ऑफ वाइट कलर में आ जाती है। फिर इसको आप लोहे की कढ़ाई में आंच देके इसको सुखा सकते हैं। तो ये तो हो गई बेलपत्र से बनी हुई जस्ते की भस्म, और एक मैंने आपको बताई है गंधक से बनी हुई जस्ते की भस्म। दोनों ही भस्म बराबर रूप से काम करती है। अब आगे आपको बताते हैं कि आपको गोली पकानी कैसे है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा मिट्टी का संपुट लेना है, उसमें 25 ग्राम ये जस्ते की भस्म जो बारीक पिसी हुई है ये नीचे बिछा देनी है, और इस भस्म के ऊपर आपको ये 1 पारे की गोली रख देनी है। और गोली रखने के बाद 25 ग्राम जस्त का दाबू ऊपर से डालकर अंगूठे से दबाकर इसको भी अच्छी तरह बिछा देना चाहिए, और इस पे ढक्कन लगा के 3 कपड़ मिट्टी कर देनी है। 3 कपड़ मिट्टी जब इसकी सूख जाए तो इसमें 600 ग्राम उपलों की आंच देनी है। जो गोबर वाले उपले होते हैं उसकी एक ही आंच देनी है, और ये भड़के की आंच देनी है। संपूर्ण जब ठंडा हो जाए तो अंदर से आप गोली को निकाल लें। ये पूरे 24 कैरेट कलर में आ जाती है, लेकिन ये एसिड प्रूफ नहीं होती है। किसी भाई के पास अगर एसिड प्रूफ करने का फार्मूला हो तो इसको एसिड प्रूफ कर सकता है। मेरे पास इसका एसिड प्रूफ का फार्मूला नहीं है, जब कभी आ जाएगा तो यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। मेरे पास जितना भी ज्ञान है वीडियो के माध्यम से आप लोगों में बांट दूंगा, आप सब लोगों को सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। मेरे पास 32 से 35 साल का एक्सपीरियंस है। उस विद्या को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, ताकि ये विद्या लोप नहीं हो जाए। और एक बात का और ध्यान रखें, कई विधियाँ मेरे पास ऐसी भी है जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। जो चीज़ नहीं बताने की है उसको नहीं बताऊंगा, और जो चीज़ें बांटने की है, बताने की है, उन सब चीज़ों को मैं बता दूंगा और खुले दिल से बता दूंगा। तो वीडियो में आगे चलते हैं। अब ये जो गोली पककर तैयार हुई है 24 कैरेट कलर में होती है, और ये हथौड़ा भी खाती है, चपटी हो जाती है, और इसको आप सुनार को दे सकते हैं। इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। सोने की कीमत से चौथा हिस्सा आपको इसकी कीमत मिल जाती है। अगर सोने की कीमत 10 ग्राम की 100 रुपये है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अगर सोने की कीमत 10 ग्राम की 100 रुपये है तो आपको इसके 25 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार से आपको इसका चौथा हिस्सा कीमत आराम से मिल जाती है। इससे आप अपना खर्चा चला सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, और आप और भी कुछ एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये गोली पकती है। तो मैंने आपको दोनों प्रकार की भस्में बताई है, एक तो गंधक से भी जस्ते की भस्म बनती है और एक बेलपत्र से भी बनती है। और
पारे की गोली बनाने का भी मैंने आपको तरीका बताया, पारा शुद्ध करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये एक ही वीडियो में सारी बात बता दी गई है। फिर भी अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ या आपको बता नहीं पाया हूँ तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करिए, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन पर कॉल नहीं होती है, चाहे आप किसी भी फ़ोन से मिलाएं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है कॉल आने से और मैं अपने काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत मेहनत का होता है। मैं भस्में बनाता हूँ, आयुर्वेदिक का कार्य करता हूँ और वैद्यों को ये भस्में सप्लाई करता हूँ। मेरा ये भस्म का सप्लाई करने का ही काम धंधा है जो मैं 20 साल से करता आ रहा हूँ। तो अगर मैं दिन भर कॉल उठाऊंगा या फ़ोन पर बात करूंगा तो फिर काम कौन करेगा? इसलिए आप इस बात को समझ के चलें और अपने ऊपर लेके चले। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? लेकिन आप लोगों की सेवा के लिए व्हाट्सएप हमेशा खुला रहता है। आप व्हाट्सएप पर वॉइस एसएमएस करें। वॉइस एसएमएस का मतलब है आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके डालें। आपका जो भी कोई सवाल हो आप उसको आवाज़ में रिकॉर्ड करके डालें। जैसे ही मैं व्हाट्सएप देखूंगा, जैसे ही टाइम मिलेगा तो आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, लेट हो जाऊं आपका जवाब देने में, लेकिन जवाब मैं हर किसी को देता हूं, क्योंकि 10 से 15 हज़ार लोग कांटेक्ट में हैं व्हाट्सएप पर और इतने सारे लोगों के कमेंट देखना और जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा, देखता सबके हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके सबके कमेंट देखता हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आप शंका समाधान के लिए वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वहीं आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप सवाल करके उसका जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहे, मैं बस इतनी ही आपसे उम्मीद रखता हूं और आपका प्यार ही सबसे बड़ी मेरे लिए इसकी कीमत है और सबसे बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ये एक अलग ही चीज़ होती है जो पैसे से बिल्कुल अलग हटकर होती है। पैसा तो आज है कल नहीं है, पैसा खर्च भी हो जाता है, लेकिन आप लोगों का प्यार जो मिलेगा वो हमेशा तक हमेशा के लिए बना हुआ रहेगा। तो आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जिन लोगों को रसायन सीखने की इच्छा होती है, रसायन सीखने की ललक होती है, उनको किसी भी व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल रसायन की लाइन में डकैत बहुत ज़्यादा हैं जो लोगों को लुभावनी बातें करके ठगते हैं। मतलब कोई 1.5 लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 5 लाख मांगता है, मैं ये सिखा दूंगा, मैं चांदी बनाने की विधि सिखा दूंगा, मैं ये सिखा दूंगा, मैं वो सिखा दूंगा। तो इस तरीके की जो बात करते हैं उन लोगों से आप दूर रहें, सावधान रहें, क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों के चक्कर में अपना काफ़ी पैसा बर्बाद कर चुका हूं। इसलिए आपको बचाने का मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको ऐसे चक्कर में नहीं पड़ने दूं। मैं बहुत ठगा चुका हूं, इसलिए आप ऐसे लोगों से नहीं ठगाएं, सावधान रहें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा कर कर नहीं दे सकता है। सारी विधियां हमारे रसायन के ग्रंथों में दी गई है, उनको आप चौखंबा प्रेस वाराणसी से मंगा सकते हैं, गूगल पे भी उसका एड्रेस मिल जाएगा। और एक प्रेस और है, खेमराज श्री कृष्णदास वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई, यहाँ भी रसायन की काफ़ी सारी पुस्तकें छपी हुई मिल जाती है। तो आप दोनों जगह से रसायन की पुस्तकें मंगा सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। सारा ज्ञान इन किताबों के अंदर ही दिया गया है, इन किताबों से बाहर कुछ भी रसायन का ज्ञान नहीं है। जो लोग भी इधर उधर की बातें करते हैं वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, जो बिना बेस सिर पैर की बातें करते हैं वो सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे आशा है कि आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको विश्वास करना है तो अपने जो भारत के रसायन ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनका अब हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है, पहले ये सभी ग्रंथ संस्कृत में थे, संस्कृत के अलावा किसी भाषा में थे ही नहीं, लेकिन अब इसका ट्रांसलेशन हो चुका है जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं, क्योंकि जिस काल में ये लिखे गए थे उस टाइम पे झूठ कपट बेईमानी ये सब नहीं थी, वो सच्चाई का ज़माना था। इसलिए आप अगर विश्वास करना चाहें तो इन भारतीय रसायन ग्रंथों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन किसी और व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि
रसायन की लाइन में डकैत बहुत ज़्यादा हैं। इन डकैतों से आप सावधान रहें और सतर्क रहें, मैं बार बार यही कहूँगा। और एक बात आपको और कहूँगा कि आप सभी दर्शकों में कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और मेरे साथ अभी 15,000 लोग बाग व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। तो इनमें से बहुत सारे लोग बाग मतलब इसमें काफ़ी कुछ पहुँचे हुए हैं। पहुँचे हुए से मतलब है भले ही उनको धातुवाद में पूरी सफलता नहीं मिली हो, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अभ्यास है, उनके पास बहुत अनुभव है। अनुभव वाले लोग बहुत हैं। और ऐसे लोगों की मेरे पास एक लिस्ट भी है जो काफ़ी अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पैसा भी खोया है, समय भी खोया है, और उसके बाद जो उन्होंने अनुभव हासिल किया है वो बेशकीमती है। जो लोग असफल हो गए हैं वो भी मेरी नज़र में बहुत कीमती है। असफल हो जाने से कोई आदमी बेकार नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके पास भी अनुभव बहुत सारा होता है। असफल हो गए ये एक किस्मत की बात है, या फिर नसीब में नहीं होगा ये एक अलग बात है। लेकिन हम उन लोगों को गलत नहीं कह सकते जिन्होंने काफ़ी कुछ अपना समय बर्बाद करके, पैसा बर्बाद करके और एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है, काफ़ी कुछ सीखा है। ऐसे लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, और ऐसे लोग मेरे लिए आदरणीय होते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। कई लोग सिंगरप के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, कई लोग पारे के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छी पकड़ है। कई लोग गंधक के ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च कर चुके हैं, काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो मेंसिल के ऊपर काम कर रहे हैं, हड़ताल पर काम कर रहे हैं, कोई अभ्रक पर काम कर रहा है। तो मेरा एक निवेदन है, कभी भी आप जिंदगी में घमंड नहीं करें। जब आप ऐसा समझ लेंगे कि मेरे समान कुछ भी नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, तो वहीं से विनाश शुरू हो जाता है। जैसा कि रावण का विनाश हुआ था, रावण के पास भी, उसने भी विद्या बहुत सीख ली थी, बहुत सारी उसके पास रसायन विद्या भी थी, तंत्र विद्या भी थी, और अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर मानने लग गया था, अपने आप को 30 मार का समझने लग गया था। तो उसके पूरे कुटुंब का विनाश हो गया। रावण का आप उदाहरण देख ले, आप तो रावण के बराबर नहीं होंगे, इतने ज्ञाता नहीं होंगे। जब रावण जैसे धुरंधर ही धराशायी हो गए, मिट्टी में मिल गए, पूरा खानदान उनका मिट्टी में मिल गया, तो फिर हम तो किस खेत की मूली, हम तो मनुष्य हैं। तो आप इस बात को सोच कर चलें। ये एक दिल से निकली हुई आवाज़ है, क्योंकि मैं आपका नुकसान होता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको ये दिल से बात बोल रहा हूँ कि आप कभी भी ऐसा नहीं करें, उदारवादी बने रहें, विनम्र बने रहें। जो आदमी विनम्र होता है, जो झुककर चलता है, उसके पास विद्या का कोई कमी नहीं रहती, उसके पास विद्या आती ही रहती है। और जो आदमी अकड़ में रहता है कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, ज़्यादा अकड़ में रहता है, उसके पास से विद्या चली जाती है और वो विनाश की ओर चले जाता है। जिस आदमी को अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है कि मैं इतना जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, उसका वहीं से विनाश शुरू हो जाता है, और प्रकृति स्वयं ऐसे लोगों का विनाश कर देती है। इसलिए आप विनाश से बचने के लिए कभी भी अहंकार नहीं करें। भले ही आपके पास कितनी भी विद्या हो, आपने कितना भी सीखा हो, तो मेरा विशेष आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जिंदगी में कभी भी हमको घमंड नहीं करना है, कभी भी अहंकार नहीं करना है। अगर आपके पास दौलत बहुत ज़्यादा है तो उसका भी अहंकार नहीं करना है। अगर आपके पास ताकत बहुत ज़्यादा है तो उसका भी अहंकार नहीं करना है। अगर आपके पास विद्या ज़्यादा है तो भी उसका अहंकार नहीं करना है। अगर आपके पास सदस्य की संख्या ज़्यादा है तो उसका भी अहंकार नहीं करना है। जिंदगी में किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये स्थायी नहीं होती है, आती है और चले जाती है। कब पता नहीं क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। कब आदमी का दम निकल जाए और कब यहाँ से शरीर छोड़कर चला जाए, कुछ भी पता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि मैं कब यहाँ से जाने वाला हूँ और मेरी उम्र कितनी है। इसलिए सभी लोग प्रकृति के वश में हैं। इसलिए हम इंसान हैं तो हमको इंसान ही बनकर रहना है, हमको कभी भी भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी है। मेरा ये एक विशेष निवेदन है। और किसी को अगर ये बात बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं है, किसी को बुरी भी लग सकती है और किसी को अच्छी भी लग सकती है। मैंने तो ये अपने विचार प्रकट किए हैं, और विचार प्रकट करने का ये सब लोगों का अपना अपना अधिकार होता है। हो सकता है मेरे विचार आपको पसंद आ जाए, हो सकता है मेरे विचार आपको पसंद आए ही नहीं।
इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभ्यास करें और आगे बढ़ें।